अपने दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद अब सोनल को वो क्यूट सा लड़का याद आ रहा था जो बचपन में उसके साथ आश्रय ऑर्फनेज में खेला करता था। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वही कारण है। वो काफी देर तक उससे बातें भी किया करता था। सोनल को अब अफसोस भी हो रहा था कि इतने सालों बाद मिलने के बावजूद करण ने तो उसे पहचान लिया था, लेकिन सोनल उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। मुझे सब याद आ गया साशा, मैं सच में तुम दोनों को नहीं पहचान पाई थी। पता नहीं कैसे ये सब मेरे दिमाग से निकल गया। सोनल ने बेहद अफसोस के साथ साशा की तरफ देखते हुए कहा, मगर साशा के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कहा, ये गिल्ट फील करने का नाटक बंद करो समझी। करण को तो तुमने अपने जाल में फंसा रखा है, लेकिन मैं तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल के झांसे में नहीं आने वाली हूँ। मैं सालों से मैं उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वापस आने के बाद भी उसने मुझे नहीं तुम्हें पहचाना। जो उसे कब तक भूल भी गई थी। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से सोनल मेहता। सिद्धार्थ के लिए अब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। गुस्से में उसने साशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन सोनल ने तुरंत उसे रोक दिया। फिर साशा की तरफ मुड़ते हुए उसने एक स्माइल के साथ कहा, साशा तुमने आज साबित कर दिया कि करण से सच्चा प्यार करते हो। टू बी ऑनेस्ट, आई रियली अप्रिशिएट योर करेज। साशा ने बिना कोई जवाब दिए सोनल की तरफ से अपनी नजरें फेर लीं। ये देखकर सोनल ने आगे कहा, जब तुम छोटी थी तब तुम करण के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें परेशान करता था तब करण तुम्हारी हेल्प करता था। लेकिन फिर तुमने खुद को इस लायक बनाया कि कोई तुम्हें परेशान न कर सके। तुम अपनी लाइफ में और अपने करियर में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन फिर भी तुमने करण का इंतजार करना नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब वो फाइनली लौटकर तुम्हारे पास वापस आ गया है तो तुम्हें उसका प्यार वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की। साशा ने नफरत से भरकर सोनल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, एक बार में तुम्हारी समझ में नहीं आता। सोनल ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपनी इस नफरत में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने खुद अपना एक करियर बर्बाद कर लिया। साशा, जहां तक पहुंचने के लिए तुमने बचपन से लेकर आज तक इतनी मेहनत की थी, वो सब एक पल में तुमने खुद ही खत्म कर लिया। और फिर तुम तो प्यार करती हो ना करण से। जब उसे ये सब पता चलेगा तब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? क्या वो कभी तुमसे प्यार कर पाएगा? सोनल की बात सुनकर साशा अंदर तक कांप गई थी। अब तक जिस चेहरे से नफरत और गुस्सा झलक रहा था, वहां अब डर नजर आने लगा था। साशा, तुमने मुझे इस बात के लिए ब्लेम किया कि मैंने तुम्हें या करण को नहीं पहचाना, लेकिन करण ने भी तो तुम्हें नहीं पहचाना ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज उसके पास बहुत पैसे हैं तो वो अपना पास्ट भूल चुका है। हम सबने ही एक दूसरे को सालों बाद देखा है। इतने सालों में हम सब में ही इतना चेंज आ चुका है कि एक दूसरे को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो इस बात पर हैरानी है कि जिस इंसान के लिए तुमने इतने सालों तक इंतजार किया, उसके मिलने पर तुमने उसे जाकर सीधे सीधे अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया? सोनल की बातों का साशा के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी खड़ी वो चुपचाप फर्श की तरफ देखती रही। सोनल ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर से खुद से समझाते हुए बोली, तुमने मुझे मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हमेशा गलत समझा, बट बिलीव मी साशा, मेरे लिए भी चीजें इतनी आसान कभी नहीं रही जितना तुम सोचती हो। इस जॉब को पाने के लिए मैंने भी उतनी ही कड़ी मेहनत की है। कई रातें जागकर मैंने स्टडी की है ताकि मुझे अच्छे ग्रेड्स और अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने भी अपनी स्टडी स्कॉलरशिप से ही कंटिन्यू की थी। वो डिजाइन्स जो मैंने यहाँ पंक्ति के सामने शो किए थे, जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे रेडी टू स्टाइल स्टूडियो के हवाले कर दिया, उन्हें तैयार करने के लिए मैंने ना जाने अपनी कितनी रातों की नींद खराब की थी। तुमने सिर्फ वो देखा जो तुम्हारे सामने था और उसी के बेसिस पर ये मान लिया कि मुझे सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लक या फैमिली बैकग्राउंड सिर्फ एक बार किसी की हेल्प कर सकता है साशा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी खुद की पहचान और सक्सेस चाहिए तो उसके लिए तुम्हें खुद ही हार्डवर्क करना होगा। साशा ने अब तक एक बार भी सोनल की तरफ अपनी नजरें नहीं उठाई थी। शायद अब उसे भी अपने किए पर गिल्ट फील होने लगा था। तुम्हें पता है साशा, मेरे पास कभी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे, लेकिन जब मैं यहाँ फैशन हब में आई और तुमसे मिली तो मुझे तुम्हारे अंदर एक बहुत ही अच्छी और प्यारी दोस्त नजर आने लगी थी। ऑब्वियसली तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, मेरी केयर करना, वो सब सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन मैंने तुम्हें सच में अपना फ्रेंड माना था। तुमने जो भी मेरे साथ किया उससे तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत स्मार्ट हो। अगर सिद्धार्थ ने खुद इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती तो शायद तुम अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती। बट बिलीव मी साशा, जितना एफर्ट तुमने मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया है ना, अगर उसका आधा भी तुमने अपने काम में लगाया होता तो तुम अपने करियर में मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गई होती। मैं या कोई और कभी किसी से उसका टैलेंट या प्यार नहीं छीन सकता है साशा। और फिर तुमने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं करण से प्यार करती भी हूं या नहीं। मेरी जिंदगी में पहले से ही कोई और है और करण उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अगर तुमने ये बात पहले ही जान ली होती तो शायद तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपनी जिद में इतना बड़ा कदम उठा लिया और आखिर में उससे सबसे ज्यादा नुकसान भी खुद तुम्हारा ही हुआ है। कहीं ना कहीं साशा को भी ये एहसास हो चुका था कि सोनल सही कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थी। सोनल की तरफ देखते हुए वो गुस्से से चिल्लाई, मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करो, समझी? तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ना उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। सोनल के इतने समझाने के बावजूद साशा के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। सोनल को आज सचमुच उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। सिद्धार्थ ने अब रोहित की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, ले जाओ इसे यहाँ से और सारे एविडेंस के साथ पुलिस के हवाले कर दो। रोहित पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था। उसके एक इशारे पर तुरंत 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए। मिस साशा, आपके ऊपर फैशन हब के डिजाइन्स इल्लीगल तरीके से रेडी टू स्टाइल स्टूडियो को बेचने और मिस सोनल मेहता को इसके झूठे इल्जाम में फंसाने का आरोप है। आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही उन ऑफिसर्स ने साशा के हाथों में हथकड़ी लगाई, वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद हर किसी को उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन जो उसने किया था उसके बाद उसे सजा तो मिलनी ही थी ना। साशा के जाने के बाद एक बार फिर से वहां लोगों की तरह तरह की आवाजें आने लगी। सब साशा के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे। यकीन नहीं होता, बाहर से इतनी सीधी सादी और स्वीट सी दिखने वाली लड़की ऐसी हो सकती है। नफरत में इंसान कितना अंधा हो जाता है। किसी और के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने खुद अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। और क्या, जिस कारण के लिए उसने ये सब किया वो तो कभी उसकी शक्ल नहीं देखेगा, और तो और अब उसे डिजाइनिंग की फील्ड में कभी कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। पता नहीं इस क्राइम के लिए इसे कितने सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। ऐसी पागल लड़की थी, तुमने देखा उसे जाते वक्त वो कैसे चिल्ला रही थी? दैट वाज सो स्कैरी। जो भी हो, इस लड़की की वजह से हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। सही कहा, अगर इसने हमारा काम खराब नहीं किया होता ना तो हम लोग अपने शेड्यूल के मुताबिक 3 दिन बाद अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर सकते थे, लेकिन अब हमें एक बार फिर से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। गॉड, अब अगर हम लोग फिर से नए कपड़े डिजाइन करेंगे तो सारे प्रिपरेशंस करने में हमें कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा। उसमें भी हम सबको ओवर टाइम करना होगा यार।
सारे लोगों ने इस बात से एग्री किया। हर कोई इतनी देर से अपने ओपिनियंस दिए जा रहा था। पंक्ति अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। अचानक उसने तेज आवाज में कहा, चुप हो जाओ सब। पंक्ति की आवाज सुनते ही एक बार फिर से हॉल में खामोशी छा गई थी। पंक्ति ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा, सुनील, हम सबने ही तुम्हें बहुत गलत समझा। सारे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें जो भी परेशानी हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सुनील कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने पंक्ति के ऊपर तंज कसते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें पता भी है तुम लोगों की एक गलतफहमी की वजह से उसे क्या क्या सहना पड़ा है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक सॉरी बोल देने से सारी चीजें सही हो जाएंगी? सोनल जानती थी आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे जितनी तकलीफ उसे हुई थी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ सिद्धार्थ को हुई थी। इसी वजह से वो पंक्ति से भी नाराज था, लेकिन फिर भी पंक्ति ने अपनी तरफ से उसकी हर बात मानी थी और उसे 2 दिन का टाइम देने के बाद ही उसने पुलिस के हवाले किया था। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ पंक्ति के खिलाफ कोई भी एक्शन ले। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे चुप कराने का इशारा किया, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ चुप रहने वाला था। सोनल पंक्ति के एम्प्लॉय होने के नाते उसकी रिस्पेक्ट कर सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं था। सोनल के साथ गलत करने वाले को वो सिर्फ सॉरी बोलकर चला जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर पंक्ति का भी चेहरा सफेद पड़ गया था। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर कपूर? मैं जानती हूँ यहाँ सोनल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत गलत था, लेकिन यहाँ हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम में से किसी के लिए सच का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे सच में इस बात का बहुत अफसोस है। सिद्धार्थ के फेस पर अब एक स्माइल आ गई थी। मैं जो चाहता हूँ वो आप ऑब्वियसली कर सकती हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसा लग रहा था जैसे वो पंक्ति के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहता है। पंक्ति ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सिद्धार्थ ने अब एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, फैशन हब एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, राइट? तो फिर आज और अभी से सोनल चाहे जो भी और जैसा भी डिजाइन तैयार करेगी तुम्हें वो सब अपने फैशन शो में यूज करना होगा। सोनल के सारे डिजाइन्स लेने के बाद जो भी जगह बचेगी उसमें अगर तुम चाहो तो अपने बाकी के डिजाइनर्स के डिजाइन्स यूज कर सकती हो। सिद्धार्थ की बातें सुनकर सारे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर सिद्धार्थ चाहता क्या है? सोनल खुद भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, लेकिन अपने दिल के किसी कोने में वो सिद्धार्थ की तारीफ करने पर भी मजबूर हो गई थी। उसे तो लगा था सारा मैटर सॉल्व होने के बाद सिद्धार्थ अब उसे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने देगा। शायद वो उसे रिजाइन करने के लिए भी मजबूर करती, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो अभी पंक्ति से ऐसी डील करने की कोशिश कर रहा था जिससे सोनल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। सिद्धार्थ की डिमांड सुनकर पंक्ति पहले तो चौंक गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए एक स्माइल के साथ जवाब दिया, मिस्टर कपूर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सोनल के डिजाइन्स यूज नहीं करना चाहती हूँ। सोनल के डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, ये तो उसने खुद ही प्रूव किया है, लेकिन जिस फैशन शो की आप बात कर रहे हैं उसे आप ऑर्गेनाइज कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें एक बार फिर से सारी चीजें शुरू करनी होंगी और इसमें काफी सारा वक्त लगने वाला है। पंक्ति खुद भी इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थी कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे अपना फैशन शो कैंसिल करना पड़ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने प्रीवियस डिजाइन्स के अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट्स किए थे, स्टेज से लेकर वेन्यू तक सब कुछ उसी के हिसाब से अरेंज किया गया था, लेकिन अब वो सब बेकार हो चुका था। इन सब पर उसने लाखों रुपए खर्च किए थे, वो सब भी अब बर्बाद हो गए थे। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फैशन शो के बारे में मीडिया में अनाउंस किया जा चुका था। अब अगर ये शो टाइम पर नहीं हुआ तो इससे फैशन हब की रेपुटेशन को भी जबरदस्त नुकसान होने वाला था। उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुमने जैसा प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। सिद्धार्थ ने एकदम आराम से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। वहां मौजूद सारे लोगों को सिद्धार्थ की बात किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। पीछे से किसी ने दबी आवाज में कहा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? हमारे पूरे हाथ खाली हो चुके हैं, ना तो कोई तैयारी हुई है ना ही हमारे पास एक भी डिजाइन है। हम फैशन शो प्रीवियस शेड्यूल पर कैसे कर सकते हैं? पंक्ति ने भी एक बार वहां मौजूद सारे लोगों को देखा, सबके चेहरे पर सेम एक्सप्रेशंस थे, कोई भी सिद्धार्थ की बात से एग्री नहीं था। पंक्ति ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती। हमने प्रीवियस डिजाइन के हिसाब से सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन अब हमारे पास शो करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इतने शॉर्ट पीरियड में फिर से सारे क्लॉथ डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है, और अगर हमने किसी भी तरह काम कर लिया तो हमारे पास फिलहाल कोई फैक्ट्री नहीं है जो उन कपड़ों को इतनी जल्दी रेडी करके दे सके। इतना कहकर पंक्ति एक पल के लिए रुकी और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कपड़ों के डिजाइन तैयार हो जाने के बाद हमें उसके अकॉर्डिंग स्टेज भी तैयार करना होगा, लाइटिंग और स्टेज लेआउट तैयार करना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। इन सब में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है, 3 दिन में सारा सेटअप तैयार करना इट्स इम्पॉसिबल मिस्टर कपूर। पंक्ति जो कह रही थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन लोगों को इस शो की तैयारी करने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा था, लेकिन सिद्धार्थ पंक्ति की बात सुनकर कहीं से भी परेशान नहीं लग रहा था। उसने एक स्माइल के साथ पंक्ति की तरफ देखते हुए कहा, उन सारी चीजों की फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम बस वो करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है, बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये शो अपने प्रीवियस शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। पंक्ति को भी अब उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसने डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ ने पंक्ति की बात बीच में ही काटते हुए कहा, ये सारी अरेंजमेंट करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ रॉय कपूर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये फैशन शो अपने प्रीवियस शेड्यूल पर नहीं होता है तो तुम्हें वैसे भी मीडिया और पब्लिक को जवाब देना होगा, तो फिर एक चांस लेने में हर्ज ही क्या है? अगर सारे अरेंजमेंट्स टाइम पर हो जाते हैं तो तुम्हारे स्टूडियो की रेपुटेशन खराब नहीं होगी। इन सारी चीजों के बदले में मैंने तुमसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है, अगर तुम सोनल के सारे डिजाइन्स को अपने शो में प्रेफरेंस देने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स 3 दिन के अंदर करने को तैयार हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर पंक्ति अब भी कंफ्यूज थी, वो अब भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, लेकिन निकी सुनकर एकदम से खुश हो गई थी। उसने तुरंत पंक्ति के पास आते हुए कहा, तुम इतना सोच क्यों रही हो पंक्ति? जैसा हमने पहले डिसाइड किया था, अगर हम ये शो वैसे ही कर पाते हैं तो इसमें हार से क्या है? अब तक बाकी के लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगा था। सारे स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर पंक्ति को एनकरेज किया, हाँ पंक्ति, हम सब इसके लिए रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं, प्लीज हाँ कह दो। पंक्ति को हालांकि अब तक इस बात पर यकीन नहीं था कि सारे अरेंजमेंट्स 3 दिन में हो सकते हैं, लेकिन सारे स्टाफ मेंबर्स जब सिद्धार्थ को सपोर्ट करने लगे, ये देखकर अब वो मना नहीं कर पाई। उसने एक गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, ओके, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। पंक्ति के अग्री करते ही वहां मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स खुशी से तालियां बजाने लगे थे। सिद्धार्थ भी अब एकदम रिलैक्स नजर आ रहा था। उसने एक बार सोनल की तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने सारी चीजों को जिस तरीके से संभाला था, खुद से सोनल वैसे ही बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा घबरा भी रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी तरफ से उसकी हर मुश्किल आसान कर दी थी, साथ ही उसके डिजाइन को प्रेफरेंस भी दिलवा दी थी, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के अंदर वो इतने सारे डिजाइन तैयार कैसे कर पाएगी? उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया,
सिद्धार्थ आर यू श्योर मैं ये कर पाऊंगी? सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों से उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए कहा, सोनल मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, तुम ये कर सकती हो, तो फिर तुम खुद अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही हो? जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। उसकी बात सुनकर सोनल के अंदर भी अब हिम्मत आने लगी थी। उसने एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो अब घर चलें? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। सोनल भी अब बस घर जाकर आराम करना चाहती थी। कल से उसे वैसे ही बहुत ज्यादा काम करना था। अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से उसे पंक्ति की आवाज सुनाई दी, सोनल वेट। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। पंक्ति ने एक स्माइल के साथ आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आज यहाँ इतनी सारी चीजें हो गई थी कि उसके बाद पंक्ति के लिए सोनल को थैंक्स बोलना जरूरी हो गया था। यहाँ के सारे लोगों ने न केवल उसे गलत समझा था बल्कि उसे अरेस्ट भी करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। अगर वो चाहती तो सिद्धार्थ को उनकी हेल्प करने से रोक भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। हाँ, जिसकी वजह से वो अपना फैशन शो कंटिन्यू कर पा रही थी। पंक्ति की आंखों में खुशी के जो आंसू नजर आ रहे थे ना, वो ये जताने के लिए काफी थे कि वो इस वक्त कितनी खुश है। सोनल ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों पर अपना हाथ रखती हुई बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ पंक्ति, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद वो सिद्धार्थ के साथ वहां से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठने के बाद सोनल ने सिद्धार्थ के कंधे से अपना सिर टिकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, रियली? वैसे अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे अच्छे से करो, दिखा दो सबको कि सोनल मेहता कितनी टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है। सोनल ने तुरंत उससे अलग होते हुए कहा, सिद्धार्थ मुझे नहीं पता ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और इस बार अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के होंठों पर भी एक स्माइल आ गई थी। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, गुड गर्ल, मेरी वाइफ में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। वो दोनों ही इस वक्त कार की पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा रोहित इन दोनों लव बर्ड्स की प्यार भरी बातें सुन रहा था, मगर उन दोनों को डिस्टर्ब करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में उसने अपना गला साफ करते हुए पूछा, सर अब आप भी वहीं जाना चाहते हैं जहां हमने पहले डिसाइड किया था? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ थोड़ी नाराजगी से देखते हुए जवाब दिया, ओके सर। कहते हुए रोहित ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर तेजी से दौड़ा दी। करीब आधे घंटे तक ड्राइव करते रहने के बाद रोहित ने गाड़ी एक छोटे से घर के सामने ले जाकर रोक दी थी। गाड़ी से बाहर निकलकर रोहित और सिद्धार्थ उस घर की तरफ बढ़ गए थे। पीछे पीछे सोनल भी आ रही थी। वो भी सिद्धार्थ से पूछना चाहती थी कि वो उसे कहां लेकर आया है, लेकिन उससे पहले ही रोहित ने डोरबेल बजा दी। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। डोरबेल बजते ही किसी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे लेकर घर के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद सोनल की नजर हॉल में रखे सोफे पर गई जहां पायल बैठी हुई थी। उसे इस छोटे से घर में देखकर सोनल एकदम से शॉक्ड हो गई थी। जब रोहित ने सिद्धार्थ से पूछा था कि वो कहां जाना चाहता है, तब उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग पायल के पास जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जिस हॉल में इस वक्त पायल बैठी हुई थी वहां 2 आदमी और खड़े थे। सोनल को समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों सिद्धार्थ के ही आदमी हैं। किसी के आने की आवाज सुनकर पायल ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमा दी थी। सोनल को वहां खड़ा देखकर पहले तो वो भी चौंक गई थी, लेकिन फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगा ही था ये सब तेरे अलावा और कोई कर नहीं सकता। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़ी हो? क्यों बार-बार सिद्धार्थ से कहकर मुझे हर्ट करवाने की कोशिश करती रहती हो? सोनल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अभी कुछ देर पहले जब उसने रेडी टू स्टाइल स्टूडियो के बाहर साशा के साथ पायल की तस्वीर देखी थी तो उसे बेहद गुस्सा आया था। सिद्धार्थ ने उसे लगभग सड़क पर ला दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी उसे बार-बार हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट्स योर लैंग्वेज? कहीं कुछ गलत तो नहीं कह रही हो तुम? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए सख्ती से कहा, क्या हुआ? अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ है उससे भी शायद तुमने कोई सबक नहीं सीखा है। शायद इसलिए तुम फिर से सोनल को हर्ट करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है इतना सब करने के बाद तुम बच जाओगी? उसकी बात सुनकर पायल एकदम से शॉक्ड होकर बोलना भी भूल गई थी। जितनी बुरी कंडीशन में वो यहाँ रह रही थी उससे बुरा क्या हो सकता था। घबराहट के कारण उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सिद्धार्थ ने जब देखा कि वो ऐसे मानने वाली नहीं है तो उसने रोहित को इशारा किया। रोहित ने वो सारी पिक्चर्स अपने मोबाइल में ओपन करके पायल के सामने शो कर दी जिनमें वो रेडी टू स्टाइल स्टूडियो में साशा के साथ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ ने उसके ठीक सामने बैठते हुए पूछा, कुछ याद आया? उन तस्वीरों को देखते ही पायल का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, इन पिक्चर से क्या साबित करना चाहते हो तुम? वो लड़की मेरी फ्रेंड है और इत्तेफाक से मुझे वहां मिल गई थी, दैट्स इट। रोहित ने मोबाइल वापस अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा, आपकी ये फ्रेंड फैशन हब में काम करती है, ये तो पता होगा ना आपको? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी इस फ्रेंड ने फैशन हब के डिजाइन चुराकर उन्हें रेडी टू स्टाइल स्टूडियो को इलीगल तरीके से बेचा है और इस बात के लिए उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। फिलहाल वो जेल में है। पायल ने थोड़े गुस्से में रोहित की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैंने कहा ना वो बस मेरी एक फ्रेंड है और वो कोई बच्ची नहीं है, वो जो चाहे कर सकती है। मुझे क्या पता वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती है और क्या नहीं। मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए बोली, अपनी लाइफ में वो ना जाने कितने लोगों से मिलती होगी, तो क्या उन सबके साथ सिर्फ एक पिक्चर के बेसिस पर तुम लोग ये साबित कर दोगे कि वो सब उसके स्क्रीन में बराबर के पार्टनर्स हैं? हाँ, पायल जिस बेशर्मी से ये सारी बातें कह रही थी उससे सिद्धार्थ का गुस्सा और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। रोहित ने एक बार सिद्धार्थ के ऊपर नजर डाली और अपने साथ लाए बैग में से कुछ पेपर्स निकालकर पायल की तरफ बढ़ा दिए। जरा एक नजर इन पेपर्स पे भी डाल लीजिए मिस मेहता। इन पेपर्स के मुताबिक आप रेडी टू स्टाइल की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। पायल ने जब उन पेपर्स को देखा तो डर से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने उन पेपर्स को जैसे ही फाड़ने की कोशिश की, रोहित ने एक हल्की सी हंसी के साथ उसके हाथ से झटके से वो पेपर्स छीन लिए। मिस मेहता, इन सब का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ डुप्लीकेट कॉपीज हैं। ओरिजिनल पेपर्स अब भी मेरे पास हैं। पायल को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। हालांकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हम सबके सामने खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वो सोनल अब तक चुपचाप पायल की तरफ देख रही थी। उसने भी रोहित की सारी बातें सुनी और सिद्धार्थ के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पायल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर इस वक्त ना तो पायल के लिए नफरत थी और ना ही गुस्सा। उसने प्यार से पायल की तरफ देखते हुए कहा, पायल मेरी बहन। पायल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। वो तो सोनल से नफरत करने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसे अब याद भी नहीं था कि सोनल उसकी बहन है।
तुम्हें याद है बचपन में हम साथ में खेला करते थे, तब मेरी मॉम मुझे जो भी कपड़े और खिलौने दिया करती थी तुम्हें वो सब बहुत अच्छे लगते थे और तुम्हारे मांगने पर मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दिया करती थी। मुझे जब भी कोई अच्छी चीज मिलती थी मैं हमेशा उसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। कई बार मॉम की नजरों से बचाकर भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें छुपाकर अपने पास रख लिया करती थी। उस वक्त हम दोनों साथ में नहीं रहा करते थे, तुम कुंदन अंकल के साथ हमारे घर पर आया करती थी, तब तुम भी मेरे लिए वो सारी चॉकलेट्स और स्नैक्स लेकर आया करती थी जो मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं खाने देते थे। तुम्हें पता है उस वक्त मैं ये हमेशा सोचती थी कि अगर हम दोनों साथ में रहने लगेंगे तो कितना एंजॉय करेंगे। बाद में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए और तुम अपनी फैमिली के साथ सचमुच मेरे घर पर रहने आ गई। तुम्हारे आ जाने से मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे लगा अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मगर इस बार जब तुम मेरे घर में आई तो तुम बहुत बदल गई थी। तुम ना तो मेरे साथ खेलना चाहती थी और ना ही मुझसे बातें करना चाहती थी। जब भी मैंने तुम्हारे पास जाने की कोशिश की तुमने मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हर बार जब तुम मुझे इग्नोर करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल टूट गया हो। मैं खुद से ये सवाल किया करती थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि तुम अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद सिर्फ तुम लोग ही थे जो मेरे अपने थे। मैंने तुम लोगों पर हमेशा भरोसा किया, लेकिन बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि नमन को भी मुझसे दूर कर दिया। इतने सालों तक तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे पेरेंट्स के पैसों पर अपनी लाइफ जीती रही। उसके बावजूद मुझे धोखा देने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार नहीं बार बार मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है तुमने। मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाई कि आखिर कब की नफरत की दीवार हमारे बीच खड़ी हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे साथ ये सब करने पर मजबूर हो गई? कल जब मैंने तुमसे रेडी टू स्टाइल के बारे में पूछा तो तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि तुमने इसका नाम भी नहीं सुना है, और मैंने तुम्हारी बात मान भी ली। ऑफ कोर्स कितनी अच्छी एक्ट्रेस जो हो तुम, और मैं तो वैसे भी इमोशनल फूल हूं ना, इसलिए तो हमेशा से तुम्हारी हर बात पर यकीन करती आई हूं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, इतने सालों में क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है? तुम्हें हर्ट करना तो बहुत दूर की बात है पायल, क्या मैंने कभी तुमसे गलत तरीके से बात तक की है? हाँ। सोनल की सारी बातें सुनते हुए पायल एकदम से शांत हो गई थी। उसने सोनल की आंखों में देखा, उसकी आंखों में सैडनेस नजर आ रही थी। अपनी बचपन की बातों को याद करते हुए एक पल को पायल भी इमोशनल हो गई थी, लेकिन उसके दिल में सोनल के लिए जो नफरत भरी हुई थी अगले ही पल वो इस इमोशन पर भारी हो गई। उसने नफरत से भरकर सोनल की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा तुम सोचती हो सोनल? क्या कहा तुमने? तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत अमीर थे ना, फिर भी उन्होंने मेरी डैड को अपनी कंपनी में कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी। सालों तक वो तुम्हारी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करते रहे। तुम रोज नए नए कपड़े पहनती थी और अच्छा अच्छा खाना खाती थी, और मुझे क्या मिलता था? तुम्हारे पुराने कपड़े और तुम्हारा बचा हुआ खाना। इतना कहते हुए पायल की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। एक पल को रुककर उसने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम भी बहुत वेल मैरिड थी। मॉम ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, हर बार वो मुझे तुम्हारा एग्जाम्पल देती थी और कहती थी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। कई बार तो वो मुझे इस बात के लिए भी मारती थी कि मैं तुम्हारी जैसी अच्छी स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे सारी खुशियां और सारी अच्छी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। बचपन में ही नमन के पेरेंट्स ने तुम्हारे और नमन का रिश्ता पक्का कर दिया था। तुम्हें इतना हैंडसम और रिच फियांसे मिला था, ये देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। लेकिन फिर मैंने भी ठान लिया कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इतना कहते हुए पायल के चेहरे पर अब एक स्माइल नजर आने लगी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी एक गहरी उदासी नजर आ रही थी। जानना नहीं चाहोगी मुझे नमन से प्यार कब हुआ था? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तुम्हें याद है गर्मियों की छुट्टियों में हम सब हिल स्टेशन पर गए थे पिकनिक के लिए? वो अपने साथ तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आया था। जब हम तीनों ट्रैकिंग के लिए निकले थे तो तुम आधे रास्ते में ही थक गई थी। तब नमन ने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर बाकी का रास्ता पार किया था। उस वक्त मैं चाहती थी कि मैं सोनल बन जाऊं, मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए थी। तब मुझे लगा था कि नमन से ज्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा फियांसे था। मुझे तुमसे नफरत होने लग गई थी। मैं तुम्हारी लाइफ तो नहीं ले सकती थी, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास था उसे जरूर अपना बना सकती थी, और बस यही एक तरीका था जिससे मुझे तुम्हारी लाइफ मिल सकती थी। और फिर मैंने वही किया, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम ही बताओ क्या गलत किया मैंने? हाँ। सोनल उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। अभी कुछ देर पहले साशा के मुंह से भी वो यही सब सुनकर आ रही थी, और अब पायल भी उससे वही सब बातें कह रही थी। ये सब लोग उससे बस इसीलिए नफरत करते थे क्योंकि उसने एक रिच फैमिली में जन्म लिया था। पायल ने अब एक विक्ट्री वाली स्माइल के साथ देखते हुए कहा, जानना नहीं चाहोगी नमन ने तुम्हें कब धोखा दिया? हाँ, इतना कहकर वो हंसी और बोली, तुम्हारी नाक के नीचे से मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके लिए ज्यादा सूटेबल लड़की हूं, तुम नहीं। तुम्हारे 18th बर्थडे पर उसने तुम्हारे साथ डिनर किया था, राइट? उसके बाद उसने तुमसे कहा जरूर था कि उसे अपने ऑफिस के किसी जरूरी काम से जाना है, लेकिन वो एक्चुअली उस रात मेरे साथ था। तुम तो सिर्फ उसके साथ डिनर करके खुश थी और वो मेरे साथ उस रात। लेकिन पायल अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि उसके साथ ही रोहित का हाथ घुमा और उसने एक जोरदार थप्पड़ पायल के गालों पर लगा दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पायल के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। साथ ही वो अपने गालों पर हाथ रखे सोफे पर एक तरफ गिर गई। एक पल को उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो उसने गुस्से में जलती हुई नजरों से रोहित की तरफ देखा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने एकदम आराम से अपने पैर उसके सामने कॉफी टेबल के ऊपर टिकाते हुए कहा, अपनी गिरी हुई हरकतों को उसके सामने अपनी अचीवमेंट्स की तरह शो करना बंद करो। पायल ने नफरत से भरकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। रोहित के थप्पड़ की वजह से उसके होंठों पर एक कट लग गया था, जिससे कहीं कहीं खून आ रहा था। सोनल ने पायल को भले ही कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन रोहित ने जो किया था उसे देखकर अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी हुई थी। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे लोग किसी की फैमिली बैकग्राउंड की वजह से खुद से इस हद तक नफरत कर सकते हैं। पायल ने अब रोहित की तरफ देखकर उसे धमकाते हुए कहा, पहले तो तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, शौक से बुला लेना, लेकिन उससे पहले हम जरा आपस में ये क्लियर कर लें कि रेडी टू स्टाइल स्टूडियो ने किस तरह सोनल को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की है। हाँ। उसकी बात सुनकर पायल के चेहरे पर वापस डर की लकीरें नजर आने लगी थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, जिन डिजाइन की तुम बात कर रहे हो वो साशा ने बनाया था। वो हमारे स्टूडियो में पार्ट टाइम काम करती थी। हमारी कंपनी में किसी को भी पता नहीं था कि वो कहीं और भी काम कर रही है, इसलिए उसने चोरी किया है। उससे रेडी टू स्टाइल स्टूडियो का कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर सोनल शॉक रह गई। अपना काम निकल जाने के बाद कितनी आसानी से उसने साशा से भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। मिस पायल मेहता,
बेहतर होगा कि आप हमारा वक्त बर्बाद करने की बजाय खुद ही हमारे साथ कोऑपरेट करें। 100 को गुस्सा दिलाने का अंजाम आप पहले भी देख चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अब जो आपके पास थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है वो भी आपके हाथों से निकल जाए। रोहित ने एकदम सीरियस अंदाज में उससे ये बात कही थी। पायल ने अपनी आंखें से कोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और गुस्से से भरकर चिल्लाई, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? उसकी चीख सुनकर रोहित के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा आपने, मैं आपको धमकी दे रहा हूं। पायल ने गुस्से में भरकर 2-4 बार गहरी सांसें लेते हुए उसकी तरफ देखा, मगर वो और कुछ कह पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वो एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखने लग गई। तुम अगर बार बार ऐसे ही मुझे मजबूर करती रहोगी तो मुझे इन धमकियों से आगे बढ़कर भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। पायल ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ तुम। मगर उसकी बात अधूरी ही रह गई। सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है मिसेस सिंघानिया आजकल अपने बेटे के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश कर रही हैं। नमन को भी अब तुम्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं आज उन्हें यहीं पर बुला लूं। आज रात साथ में डिनर करते हुए हम सब फैशन हब में सोने के साथ जो कुछ भी हुआ है वो डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? सिद्धार्थ का इतना कहना था कि घबराहट के मारे पायल का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने एकदम से पैनिक होते हुए कहा, नहीं प्लीज प्लीज नमन को कुछ मत बताना। पायल पहले तो सारे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी जानती थी कि सिद्धार्थ उसे इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देगा। नमन पहले ही उससे कटा कटा सा रहने लगा था। बड़ी मुश्किल से अब वो उसे फिर से अपने करीब लाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि उसने सोनल को फिर से हर्ट करने की कोशिश की है तो इस बार वो उसे सचमुच छोड़कर चला जाएगा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही हो? वेल इट्स यूजलेस। पायल ने कंफ्यूजन से एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर तुरंत उसकी समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने पीछे मुड़ते हुए सोनल की तरफ देखा और तुरंत उसके सामने अपने हाथ जोड़ती हुई बोली, सुन प्लीज प्लीज सिद्धार्थ से कहो ना कि वो मुझे माफ कर दे, प्लीज नमन को कुछ मत बताना प्लीज। सोनल ने एक बार पायल की तरफ देखा जो इस वक्त उसके सामने बैठी रो रो कर उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। सिद्धार्थ ने भी उसके ऊपर एक नजर डालते हुए थोड़ी उखड़ी हुई सी आवाज में कहा, बस इतना ही कर सकती हो तुम? उसकी बात सुनकर पायल ने एक बार घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। पहले तो वो हिचकिचाई, लेकिन फिर तुरंत सोफे से उठकर सोनल के सामने आकर घुटनों के बल उसके पैरों के पास बैठ गई। उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया और उसे रिक्वेस्ट करती हुई बोली, सुन प्लीज प्लीज मेरी बहन, मैं गलत थी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हमेशा माफ कर दिया। प्लीज बस एक बार और मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अभी कंफ्यूज सी पायल के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसे चुप देखकर पायल ने आगे कहा, सोनल नमन अभी तुम्हें बहुत पसंद करता है, ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। तुम भी जानती हो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे अब कोई रोल देने को भी तैयार नहीं, ना मेरे पास रहने के लिए घर है, ना ही मेरे पास इनकम का कोई सोर्स है। डैड भी अब तक पुलिस कस्टडी में, पुलिस हमें उनसे मिलने तक नहीं देती है। अब अगर तुम मुझसे मेरे नमन को भी छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब मुझे पता चला कि रेडी टू स्टाइल किसी तरह रातों रात लाइमलाइट में आना चाहता है, उन्होंने अब तक कोई फैशन शो ऑर्गेनाइज नहीं किया था क्योंकि उनके पास इतने अच्छे डिजाइन ही नहीं थे। तब साशा ने मुझे फैशन हब से डिजाइन लाकर देने का प्रॉमिस किया। मेरे पास भी पैसे कमाने का ये एक अच्छा मौका था, सो मैंने भी ना नहीं की। सोनल, इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछने के लिए एक पल को रुकी और फिर आगे बोली, मैं और मॉम यहाँ इस किराए के मकान में रहते हैं, इसका खर्चा भी नमन उठाता है। डैड की भी हालत जेल में लगातार खराब होती जा रही है। मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैंने उनके पास भिजवा दिए हैं ताकि उन्हें जेल में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। प्लीज सोनल, बस एक बार मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर मैं फिर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सोनल चुपचाप पायल की तरफ देखती रही जो रो रो कर उसे माफी मांग रही थी। हालांकि सोनल को उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था, लेकिन पायल जिस तरीके से बार बार उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद सोनल का उस पर से पूरी तरह विश्वास उठ गया था। अमीर हो या गरीब, हर किसी की लाइफ में उसकी अपनी प्रॉब्लम्स तो होती है ना पायल। जरूरत होती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर उससे आगे निकलने की। लेकिन तुम्हारे लिए तो जैसे तुम्हारी हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, मुझे हर्ट करना। मैं भी तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसके कुछ दिनों बाद तुम फिर से आकर वही सब करोगी और फिर से एक बार आकर मुझसे माफी मांग लोगी। आई एम रियली टायर्ड ऑफ ऑल दिस पायल। उसकी बात सुनकर पायल एकदम से पैनिक होती हुई बोली, प्लीज ऐसा मत करो सोनल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, प्लीज एक बार मुझे और माफ कर दो। नमन को कुछ मत बताना इस बारे में प्लीज। इतना कहते हुए पायल की आवाज भारी होने लगी थी। अब वो दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छिपाए जोर जोर से रोने लगी थी। सोनल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर सिद्धार्थ ने मेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो शायद मुझे जेल हो जाएगी। जानती हूँ जो मैंने किया है उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा सोनल, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, लेकिन मेरी वजह से उसे ही सजा मिलेगी। प्लीज सोनल, नमन को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो इस बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर देगा। मैं सच में मर जाऊंगी। सोनल प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, सोनल बस एक बार और मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। तुम्हें हर्ट करने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। इनफैक्ट अगर तुम कभी आज के बाद मुझे कहीं नजर भी आ गई ना तो मैं उसी वक्त अपना रास्ता बदल लूंगी, लेकिन कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। प्लीज। सोनल को उस पर तरस तो आ रहा था, लेकिन उसने अब भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। कि देखकर पायल की घबराहट और बढ़ती जा रही थी। उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोनल प्लीज प्लीज सोनल, मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए तुम मान जाओ, बस आखिरी मौका दे दो मुझे। प्लीज सोनल प्लीज। पायल की घबराहट ये बताने के लिए काफी थी कि वो नमन से कितना प्यार करती थी, लेकिन क्या नमन भी उससे उतना ही प्यार करता है? नमन ने उस दिन खुद रेस्टोरेंट के बाहर उससे कहा था कि वो अब उससे मिलना या कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि वो इस बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी पायल उससे प्यार करती थी। ये उसका पागलपन नहीं था तो वो क्या था? हालांकि पायल ने उसके साथ इस बार जो किया था उसे भूल पाना सोनल के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उसे बहुत ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दे। पायल ने चाहे लाख गलत किया हो, लेकिन उसके बच्चे का इन सब में कोई कसूर नहीं था और सोनल उसे पायल के किए की सजा नहीं दे सकती थी। उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सोनल के बिना कुछ बोले ही सिद्धार्थ समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। उसने पायल की तरफ देखते हुए कहा,
अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो इस बारे में मैं एक बार सोचूंगा जरूर। पायल ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने एकदम से खुश होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने आगे कहा, लेकिन मेरी भी कंडीशन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ की बात सुनकर पायल ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर कंडीशन मंजूर है। सिद्धार्थ ने अब एक नजर सोनल के ऊपर डाली और फिर पायल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी अब तक की गलतियों को देखते हुए मेरा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देने को तैयार हूं। अगर तुमने फिर से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। अंडरस्टैंड पायल मेहता? सिद्धार्थ ने अपने एक एक वर्ड पर जोर डालते हुए कहा। सिद्धार्थ ने ये बात जिस तरीके से कही थी उससे घबराहट के कारण पायल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने तुरंत उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, मुझे मंजूर है, मैं कभी सोनल की तरफ देखूंगी भी नहीं, आई प्रॉमिस। सिद्धार्थ ने अब रिलैक्स होते हुए कहा, वेल पायल मेहता, वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। तुम चाहो तो मैं बहुत आसानी से तुम्हें इन सारे मैटर से बाहर कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा कि इन सबका असल मास्टरमाइंड कौन था, एक्जैक्टली किसके कहने पर तुमने ये सब सोनल के साथ किया था। पायल ने जब सिद्धार्थ की कही आखिरी लाइन सुनी तो वो एकदम से शॉक रह गई थी, यहाँ तक कि वो उसकी बात सुनकर रोना भी भूल गई थी। सोनल ने भी हैरानी से सिद्धार्थ के ऊपर एक नजर डाली। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ने पायल से ऐसा सवाल क्यों किया था। आफ्टर ऑल ये सब पायल ने ही तो किया था। मगर सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अभी पायल की तरफ सख्त नजरों से देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वो मैं कहते कहते पायल की जुबान लड़खड़ा गई थी, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ये क्या कर रही हो तुम? रेडी टू स्टाइल की मैनेजर मैं हूं और जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही किया है ये सब, तुम्हें तो पता है सब। सिद्धार्थ की आंखों में अब जैसे खून उतर आया था। उसने गुस्से में अपने सामने पड़ी कॉफी टेबल पर कसकर अपना हाथ मारते हुए कहा, जब तुम्हें पता ही है कि मुझसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती तो फिर छुपाने की कोशिश भी क्यों कर रही हो पायल मेहता? अभी तो तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही थी ना। तुमने प्रॉमिस भी किया था कि तुम कभी सोनल को हर्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। इतनी जल्दी अपना प्रॉमिस भूल गई और तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ? उसकी बात सुनकर पायल की हालत और खराब हो गई थी। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा जिसके सिर पर इस वक्त शैतान सवार नजर आ रहा था। आज से कुछ टाइम पहले तक पायल के पास पैसा और परिवार दोनों थे। उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, तब वो इजीली अपने बड़े से बड़ा काम करवा लिया करती थी, लेकिन अब उसके पास इन दोनों में से ही कुछ भी नहीं बचा था। तो सोनल को फंसाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग वो अकेले अपने दम पर कर ले, कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। सिद्धार्थ भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था और यही वजह थी कि वो पायल को माफ करने के लिए तैयार भी हो गया था, क्योंकि उसे पता था पायल तो बस एक मोहरा है, असल मास्टरमाइंड तो अब भी पर्दे के पीछे ही था। घबराहट के कारण पायल के सिद्धार्थ से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठियों के बीच दबा रखा था। किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में उसने फिर से सिद्धार्थ को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं, ये सब मैंने किया है, इसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है। जरा सोच समझ कर जवाब देना, तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे इस जवाब पर डिपेंड करती है पायल। सिद्धार्थ ने इस बार उसे एकदम से धमकाने वाले अंदाज में कहा था। पायल उसकी आवाज सुनकर अंदर तक कांप गई थी। आखिर में उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, किंजल खोड़ा ना, उसने किया ये सब। किंजल से तो वो फिर भी किसी तरह बच जाती, लेकिन सिद्धार्थ वो उसे इस वक्त किसी शैतान से कम नजर नहीं आ रहा था। बिना सच जाने तो वो उसे वैसे भी किसी तरह छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए फिलहाल उसे खुद की गर्दन बचाने में ही समझदारी नजर आई और उसने सब सच उगल दिया। किंजल अगर बाद में उसे इस बात के लिए ब्लेम भी करेगी तो वो उसे कह देगी कि सिद्धार्थ ने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया था। किंजल का नाम सुनकर सोनल एकदम से शॉक रह गई थी। उसे तो अभी यही लग रहा था कि उसे फंसाने के लिए ये सारा प्लान पायल ने बनाया था, लेकिन चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी वैसी नहीं थी। तो इसका मतलब आज दोपहर को किंजल और माया का रेडियो स्टाइल स्टूडियो में आना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वहां की रिसेप्शनिस्ट भी तो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रही थी। किंजल के साथ सोनल के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी किंजल ने खुद आगे आकर उससे अपने रिलेशन सुधारने की पहल की थी। अपनी दोस्ती के झूठे नकाब के पीछे उसने सोनल के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची थी। हर बार हर किसी ने सोनल के साथ अच्छा बनने का नाटक करके उसकी पीठ पीछे वार ही किया था। उसे तो अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो हर बार इन लोगों की बातों पर भरोसा कर लेती है। भले ही फैशन हब से सारे डिजाइनर्स के डिजाइन जोड़े हुए थे, लेकिन जानबूझकर सारी चीजें ऐसे प्लान की गई थी कि सारा शक सोनल के ऊपर ही जाए। लेकिन सोनल की अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि किंजल उससे नफरत क्यों करती है। वो तो सोनल से भी कहीं ज्यादा रिच फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो फिर पायल और साशा की तरह वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से तो बिल्कुल भी नफरत नहीं कर सकती थी। आज इतने सारे लोगों की नफरत से भरी कहानियां सुनते सुनते अब सोनल बुरी तरह थक गई थी। सिद्धार्थ पिछले कुछ पलों तक पायल की तरफ देखता रहा। वो इंश्योर कर लेना चाहता था कि कहीं पायल इस बार भी तो उसे झूठ नहीं बोल रही है। उसने एकदम सीरियस होकर पायल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सोनल को ड्रग्स भी उसी ने दिया था? पायल के पास अब सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने डरते हुए धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। गुस्से में सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई थी। उसने एक नजर पायल के ऊपर डाली और वहां से बाहर निकल गया। उसके पीछे सोनल और रोहित भी वहां से बाहर निकल गए। सोनल आज खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने कोई बहुत ही भयानक सा सपना देखा है और अभी अभी सिद्धार्थ ने उसे नींद से जगाया है। कार में बैठने के बाद उसने सीट से पीठ टिकाते हुए परेशानी से अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने उसे जब ऐसे देखा तो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहुत थक गई हो? हाँ। सोनल ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं घर पहुंचने के बाद तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है, कहते हुए सोनल ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ बहुत आराम से ड्राइविंग कर रहा था। सोनल वैसे तो बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो उसने अपनी आईब्रोज उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने भी उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं अब सच में इन सबसे थक गई हूँ। सोनल ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। सिद्धार्थ कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखता रहा। वो जानता था कि सोनल फिजिकली नहीं बल्कि अब मेंटली भी बहुत टायर्ड हो चुकी है। सोनल ने एक बार फिर से उसके सीने में अपना सिर टिकाते हुए कहा, लोगों ने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है? जो उन्हें चाहिए होता है वो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? उनके दिल में कुछ और होता है और चेहरे पे कुछ और। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मुझसे इतने सारे लोग नफरत करते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने अब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दुनिया तो हमेशा से ही ऐसी थी सोनल, पर तुमने कभी इस दुनिया को करीब से देखने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए तुम उन सबसे बहुत अलग हो।
सोनल ने अभी एक हल्की सी हंसी के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैं बहुत स्टूपिड हूं ना। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी वाली लूजर हूं। ये कहते कहते उसकी आवाज में सैडनेस छलकने लगी थी। उसकी सैडनेस को फील करके सिद्धार्थ को भी अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने सोनल को शोल्डर से पकड़कर उसे सीधा बिठा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी नजर से देखो सोनल, इन माय ओपिनियन यू आर द बेस्ट। इतना कहकर उसने सोनल के फोरहेड पर एक किस किया और मुस्कुराते हुए बोला, ये पूरी दुनिया एक जैसी है, कॉम्प्लिकेटेड और डबल फेस वाली, लेकिन तुम बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो। तुम हमेशा से वही कहती हो जो तुम्हारे दिल में होता है। तुम कभी वो बनने की कोशिश नहीं करती जो तुम नहीं हो, और तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। सुना, हो सकता है पहली नजर में कुछ लोगों को तुम्हारी इनोसेंस तुम्हारी बेवकूफी लगे, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर किया जा सकता है, राइट? एक दिन उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि तुम क्या हो, और फिर तुम्हारे पास मैं तो हो ही ना, जिसके पास इस दुनिया का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट हस्बैंड हो। वो लड़की स्टूपिड या लूजर कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ की आखिरी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई थी। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, सिद्धार्थ अपनी तारीफ करने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता था। सोनल ने अब मुस्कुराकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सिद्धार्थ। यू वेलकम। सिद्धार्थ ने एकदम लाइटली जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, सोनल, फैशन हब से अपनी डिजाइनिंग का काम खत्म करने के बाद तुम वहां से रिजाइन कर देना। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस रह गई थी। उसे लगा ही था सिद्धार्थ उससे ऐसा कुछ करने को कह सकता है, मगर जब उसने पंक्ति के सामने सोनल के सारे डिजाइन सेलेक्ट करने की कंडीशन रखी थी, तब उसे लगा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज जब सोनल की उसने ऐसी हालत देखी थी, उसके बाद उसे फैशन हब के सारे स्टाफ मेंबर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने थोड़ी उखड़ी हुई आवाज में कहा, जहां के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है, वहां तुम्हें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सोनल ने एकदम से डिप्रेस्ड होते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ, तुमने तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है ना, और फिर तुम्हें तो कहा है कि मुझे फैशन शो के लिए अपना 100% देना है। सिद्धार्थ ने अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी नहीं समझी मैंने ऐसा क्यों कहा? सोनल ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा जहां उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था।